हेलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज 5/12, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए बार इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5/12, और हमसे फिर ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ए बी। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हाफ, बी की दे रखी है 1/3, और ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये क्या होता है? नन ऑफ ए और बी, या ऐसे बोले नाइदर ए नॉर बी। तो 5/12 हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी बाहर वाली। ठीक है, और ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है उसको हमने मान लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टी, या फिर पी ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी मान लो। ठीक है, और ए की प्रोबेबिलिटी हाफ दे रखी है, मतलब ये पूरा हाफ दे रखा है, तो ये कितना हो गया? हाफ माइनस पी, क्योंकि हाफ माइनस पी प्लस पी कितना हो जाएगा? हाफ। बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 माइनस पी। ठीक है, अब इस पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, तो यहां से हम पी निकाल लेंगे, तो 1/2 माइनस पी प्लस 1/3 माइनस पी, ये सब का सम और 5/12 का सम कितना होना चाहिए? 1। तो यहां से ये हो गया 5/6 माइनस पी प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका 15/12 है ना। तो पी हो गया 15/12 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/12, दैट इज 1/4। तो पी आपके पास आ गया 1/4। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/4, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है, कैसे भी जाओ आप। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ए यूनियन बी बार। तो ए यूनियन बी बार मतलब कौन से रीजन की बात कर रहा है? इसको बोल दिया रीजन नंबर 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, और इसको बोल दिया 4। ठीक है, तो ए में आपका 1 और 2 है ए में 1 और 2 है, बी बार में 1 और 4 है, तो ए यूनियन बी बार आपका ये पूरा हो गया 1 प्लस 2 प्लस बी बार में क्या क्या था? बी बार में था 1 और 4, तो इसमें आ गया 4। तो 1 की जो है प्रोबेबिलिटी, चलो एक बार और डायग्राम बना लेते पूरा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं। 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ माइनस 1/4, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, 2 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 1/4, 3 के लिए निकाला 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/12, और ये तो है 5/12। ठीक है, सबका सम आप देख लो 1 होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5/12, तो एलसीएम आ गया 12, और ये हो गया 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11/12। ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या ऐसा बोलो बी बट नॉट ए। तो कौन से रीजन की बात कर रहा है? रीजन नंबर 3 की बात कर रहा है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12। बहुत ही सिंपल है, आगे बात समझ में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा हो गया? सेकंड, और बी मतलब 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, और 2 वाला ऊपर, तो 1/4। तो ये हो गया आपका 1/4 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 4/12, तो ये हो गया 3/4 आएगा ये, है ना। हाँ, 3/4 ए गिवन बी। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? ए बार गिवन बी, तो इसमें 2 प्लस 3 रीजन तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बी हो चुका है, तब ए बार, ए नहीं हो। ए नहीं हो मतलब कौन कौन सा रीजन आ गया आपके पास? 3 और 4, तो 2 और 3 में कौन सा आ रहा है? 3, तो 3 ऊपर, तो 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/12 अपॉन में 2, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/12, तो इधर से आ गया 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये बचेगा 4/12, तो 12 कैंसिल। ये वाला इसकी बात करो, ए यूनियन बी में कौन कौन सा रीजन आ गया? 1, 2 एंड 3।
और ए यूनियन बी बार में ए में आ गया 1 2 और बी बार में आ गया 1 4, तो ये बात कर रहा है आपको 1 2 और 4 की, बट 4 तो लेंगे नहीं क्योंकि ए यूनियन बी में 1 2 3 हो रहा है, तो 4 तो कभी होगा नहीं। तो 1 2 3 1 आपके पास है 1/4, 2 है 1/4, 3 है 1/12 और 1/4 और 1/4, मतलब 1 और 2 वाला उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया ये 3 3 6 + 1 7 है ना, एलसीएम लिया 12 के साथ तो 3, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 12 बनाना है ना इसको भी, तो 3 3 6, तो 6/7 आ गया ये। ओके ठीक है भाई। लास्ट पार्ट देखो, ए बार यूनियन बी बार। ए बार यूनियन बी बार का मतलब हुआ कौन कौन सा रीजन, ना ही ए हो, अच्छा ये बोला है कि ए ना हो और बी ना हो, तो ए बार कौन कौन सा आ जाएगा भाई। ए बार में आप देखो आ गया 3 और 4, ठीक है, और बी बार में आ जाएगा 1 और 4, तो दोनों का यदि यूनियन ले तो वो लिखा हुआ है 1 3 और 4, ठीक है। अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी मतलब बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए मतलब वो हो गया 3, तो 3 वाला ऊपर 3 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है इसमें, तो 3 की प्रोबेबिलिटी 1/12, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/4, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है ही, 4 की प्रोबेबिलिटी 5/12। इसको सॉल्व कर लो तो ये 3 5 + 3 8 9, तो 1/9 आएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, 3 + 1 4 + 5 दैट इज 9, ठीक है, तो ये आ गया 1/9। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अब सिंपल हो गया आपका ऐसे, ठीक, समझ में आ गया होगा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं भाई, two events A and B are said to be independent events if occurrence of one does not affect the occurrence of another, ठीक है, मतलब एक हो या ना हो उसके दूसरे होने पर या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं भाई कि दो इवेंट है मेरे पास ए और बी, तो ए हो या ना हो उसके बी पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यदि ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, हम क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, तो मान लो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो बी आपका हो या ना हो उसके ए की प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलो समझ में आती है बात, नहीं आती। ये क्या लिखा हुआ है कि ए की प्रोबेबिलिटी जब आपका बी हो गया हो, ये होता है ना, बट इवेंट्स कैसे इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी हो या ना हो ए की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। आगे बात समझ में, ऐसे हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो वो हम उसको लिख सकते हैं बी, कब, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तब बात कर रहे हैं, हमेशा की बात नहीं कर रहे। आगे बात समझ में, तो यहां से आप देखो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां भी यही होगा, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही आ गया क्या, आगे बात समझ में नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो यदि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन probability of A intersection B should be probability of A into probability of B। क्या ये बात समझ में आती है, आ जानी चाहिए समझ बात आपको। अब आगे से
जब भी पूछा जाए कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट है, आप बताओ कि मतलब आपसे पूछा जाए कि वेदर दिस टू ए और बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों यदि इक्वल आ गए, मतलब ये इक्वेशन यदि होल्ड कर रही है, तो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है। और कुछ नहीं सोचना आपको, दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये पता करना है। तो आप तो देखो कि ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ये होल्ड कर रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे हम बोल देंगे कि इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है। आगे बात समझिए, ठीक है। और दूसरा नोट हम जैसे ये बोले कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट events, then P, event P and Q are also independent events, where P is A or A bar and Q is B or B bar। ये बात समझ में आ गई क्या लिखा हुआ है? ये बोला गया है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए बी इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा। कैसे देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार, तो वही बात आ गई कि बी हो ना हो उससे फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, ए और बी हम बोल रखे हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो बी आपका बी बार बोला है तो बी नहीं हो रहा है, तो बी के होने या न होने से ए की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो ये दो, अब बी बार कोई एक बी हो गया, बात को समझो, मतलब बी बार समझ में आ रहा है? तो ये दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है, यही तो बताया था। यदि ऐसा होल्ड करे तो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब ए और बी बार यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ऐसे ही हम ए बी बार के लिए भी देख सकते हैं, ए बार बी बार के लिए भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी आप ए और ए बार कोई भी ले लो और क्यू बी या बी बार कोई भी ले लो, तो ये भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं बोला है कि ए और ए बार इंडिपेंडेंट होगा, वो नहीं बोला गया कुछ। आगे बात समझ में? ओके, तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझ में आ गया भाई? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या बोला गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए एंड ए बार, सॉरी ए और बी बार भी आपका इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मतलब ये होल्ड करेगा, ठीक है। और मैं बोलूं कि ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट है, तो ये होल्ड करेगा, ए बार इंटू बी बार, सॉरी बी बार नहीं बी। ऐसे ही बोलूं कि ए बार और बी बार भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे जब ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या होल्ड करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है। तो ये मतलब ए और बी आपके इंडिपेंडेंट हुए, तो ए बी भी है, ए बी बार भी है, ए बार बी भी है और ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट है, ये होल्ड करेगा। ठीक है, कैसे होगा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, लेट अ डाई इज रोल्ड एंड डिफाइंड इवेंट ए। लेट अ डाई इज रोल्ड and defined event A, outcome is multiple of 3 and B है outcome is odd, ठीक है। then find whether these two events are independent or not। क्या बोला गया आपसे? then find whether events A and B are independent or not। Find whether events A and B are independent or not। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो आप इवेंट ए देखो, वो क्या बोला है? आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3।
तो डाई को थ्रो किया तो वो ए हो गया आपका 3 6, और ऑड बोला है तो हो गया 1 3 एंड 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लें। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड बी 3/6। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया भाई? 2/6 इंटू 3/6, तो दैट इज इक्वल टू 1/6। और ये किसके बराबर आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बोला था आपको कि आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं है। यदि है तो इंडिपेंडेंट, नहीं है तो नहीं है, बस खत्म। तो इस क्वेश्चन में ए एंड बी आर बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आगे बात समझ में? या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कब? जब इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है तब। ठीक है, तो हम देखें यहां पर ए और बी में, ए में एलिमेंट है 3 6, तो 6 3 तो कॉमन हो जाएगा और 1 5, और बचा कौन सा आपके पास? 2 एंड 4। ठीक है, अब ए की बात करूं मैं, जब बी हो गया है, बी हो गया है तो क्या क्या हो गया आपका एलिमेंट? 1 3 5, तब ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, क्योंकि फेवरेबल केस ओनली 1, दैट इज आउटकम 3, टोटल 3 1 3 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बात करें तो हो जाएगा 6/3, 6 और 3 दो फेवरेबल केसेस है, टोटल 6। तो ये भी हो गया कितना? 1/3 हो रहा है क्या? दोनों बराबर आ गए। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। ठीक है, ओके नाउ फिर से कुछ नोट है। नोट नंबर 1, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई? क्या होता है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत ही सिंपल, यदि इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो। ठीक है, और दूसरा, यदि हम इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी उस केस में होगा आपका 0। तो ये इसलिए लिखवा दिया कि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, पहले बता चुके हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली इंडिपेंडेंट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन बी नल सेट हो जाता है या डिसजॉइंट सेट हो जाता है। आगे बात समझ में? इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये चीज और ये चीज बहुत अलग अलग है, कभी भी इसको आप एक साथ लेके ना समझो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ओके भाई ना, तो याद रखना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐड कर दो, ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट में ए इंटरसेक्शन बी को मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नाउ फॉर 3 इवेंट्स, अभी हमने जो देखा था 2 इवेंट्स के लिए हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एग्जैक्टली 2, एटलीस्ट 1, ये सब देखा था। अब 3 इवेंट के लिए देखेंगे। यदि वो आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, क्या इसमें क्या देखेंगे हम? देखो यहां पर हमने 3 सेट्स लिए, ए बी एंड सी। ठीक है, इसको हमने बोला रीजन 1। आपको समझ में आ जाना चाहिए 1 किसको बोला है? ओनली ए, मतलब ये वाले पार्ट को हमने बोला है 1। ठीक है,
और इसको बोला है 2, ये 2 कौन सा है, सिर्फ ये वाला पार्ट इतना, इसको बोला है 3 मतलब ओनली बी, ये वाला, समझ में आ रहा है। इसको बोल दिया 4 मतलब ये जो दिख रहा है बाउंड्री के अंदर अंदर, ये 5, इसको बोल दिया 6, इसको बोल दिया 7 और बाहर वाले को बोल दिया हमने 8। आगे बात समझ में। तो यदि आपसे बात करें कि ए जो है, ए कौन कौन सा रीजन होगी, वो हो गया 1 + 2 + 7 + 6, 1 2 7 6 मिलके पूरा ए बन रहा है, ऐसे बी ऐसे ही सी। यदि आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, जो ए और बी दोनों में कॉमन है तो वो ये वाला हो गया, मतलब 2 + 7। आगे बात समझ में। आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड दैट शुड बी 7, रीजन नंबर 7। आ रही बात समझ में। तो ये 7 जो तीनों में कॉमन है। आगे बात समझ में। जैसे आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, मतलब ए हो और बी और सी ना हो, तो कौन से रीजन की बात कर रहा है, ये ओनली ए, तो इसको हम बोल सकते हैं ओनली ए की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बोल रहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ये क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन बट सी में ना हो, मतलब रीजन नंबर 2, ठीक है। और ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार क्या हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, नाइदर ए और बी और सी, तो वो हो जाएगा आपका रीजन नंबर 8, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको पढ़ोगे कैसे आप, ये इसको पढ़ेंगे हम हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। तो इसमें वो आ गया एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, मतलब या तो ए होगा बी होगा सी होगा, या फिर दोनों होंगे ए बी, दोनों बी सी होंगे, दोनों ए सी होंगे। बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये आपसे कौन सा रीजन पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मतलब ये जितना भी है पूरा का पूरा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ये बात समझ में आ रही है। मतलब ये 3 सेट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपका हो गया ये पूरा, मतलब इसमें वो भी आ गया कि ओनली ए बी सी या ओनली ए बी में जो कॉमन मतलब रीजन 2 7, और तीनों में जो कॉमन है 7, ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है। ओनली एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी का मतलब कि केवल और केवल ए हो बी हो सी हो, ये भी चलेगा, या फिर ए बी दोनों एक साथ हो जाए, मतलब कौन सा 2 और 7। बात समझ में आ रही होगी। या फिर तीनों एक साथ हो जाए, मतलब 7 हो जाए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए हमने क्या किया, ए को जोड़ा, फिर बी को जोड़ा और सी को जोड़ा। तो इसके जोड़ने से क्या हुआ कि ए को जोड़ा तो क्या क्या आ गया 1 2 7 6, बी को जोड़ा तो 3 2 7 6। हमें चाहिए ये, अब ध्यान से समझना, ए को जोड़ा तो क्या आ गया वो 1 2 6 और 7, बी को जोड़ा तो वो आ गया 2 3 4 एंड 7, ठीक है। सी को जोड़ा तो वो हो गया आपका 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। अब हमें क्या क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, सब एक एक बार चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखो 2 4 और 6 के बारे में, 2 4 और 6, 2 इधर आ रहा है इधर आ रहा है, कितनी बार आ गया, 2 बार ऐड कर दिया, चाहिए कितनी बार, एक बार। तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2 और 7, तो एक बार माइनस कर दिया, तो 2 कितनी बार बचा, एक बार। ऐसे ही 4 के लिए बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, और ऐसे ही 6 के लिए ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। तो क्या हुआ है, ए बी सी को जोड़ने पे जो ए इंटरसेक्शन बी है ये पूरा कितनी बार आया, 2 बार आया, चाहिए कितनी बार, एक बार। तो एक बार माइनस कर दिया, ऐसे माइनस कर दिया, ऐसे माइनस कर दिया। अब हमें देखना पड़ेगा जो तीनों का इंटरसेक्शन है, मतलब रीजन नंबर 7। तो इसमें एक बार आया, इसमें एक बार आया, इसमें एक बार आया, 3 बार आया, और ए इंटरसेक्शन में भी एक बार आया, बी इंटरसेक्शन सी में एक बार आया, ए इंटरसेक्शन सी में भी एक बार आया। तो आपने क्या किया, इन सब में 3 बार ऐड किया और 3 बार सपरेट कर दिया, चाहिए कितनी बार, एक बार, तो आप उसको अलग से ऐड कर दो। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं क्या हो रहा है। जैसे ये हमने रीजन लिखे थे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा रीजन है, 2 और 7।
बी इंटरसेक्शन सी में 4 7 और ए इंटरसेक्शन सी में 5 और 6 सॉरी 6 और 7। ठीक है, तो आप देखो रीजन नंबर 2 2 बार आ रहा था तो एक बार माइनस कर दिया। अब रीजन नंबर 4 यहां और यहां आ रहा, 2 बार आया तो एक बार माइनस कर दिया। ऐसे ही हमने 6 के लिए 6 जो है आपका इधर उधर 2 बार आ रहा है तो एक बार माइनस कर दिया। पर इसमें क्या हो रहा है, रीजन जो 7 है, तीनों का इंटरसेक्शन है, वो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 3 बार आया और 3 बार माइनस हो गया, तो एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमें एक बार चाहिए था। यदि ये आपको समझ में आता है तो फिर आपका काम हो गया, खत्म, काम खत्म हो गया, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, या नोट से पहले आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बताया आपको, पी ए समेशन ऑफ पी ए, ये समझ में आता होगा, पी ए प्लस पी सी माइनस समेशन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पर नोट क्या लिखे हैं, यहाँ पर 3 आपके पास इवेंट्स थे ए बी सी। यदि मान लो एन इवेंट्स है, फॉर एन इवेंट्स A1 A2 A3 अब टिल एन, कितने इवेंट्स है आपके पास, एन इवेंट्स है, तो इनका यदि आपको यूनियन लिखना है A1 यूनियन A2 ऐसे ही यूनियन एन, तो वो हो जाएगा ऐसे चलेगा समेशन ऑफ पी ए, मतलब जितने भी इवेंट्स है सबके प्रोबेबिलिटी एट अ टाइम एक बार लेना है उनका सम, फिर दोनों का एक साथ लेके मतलब उनका इंटरसेक्शन लेके उनका सम, प्लस यहाँ पर तो एक ही था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब एन इवेंट्स है तो 3 का इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका समेशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर क्या चलेगा माइनस, कितने इवेंट एक साथ लेंगे 4, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, प्लस अब कितने लेंगे 5, फिर माइनस 6 का इंटरसेक्शन, फिर प्लस 7, ऐसे चलता रहेगा। तो फॉर एन इवेंट्स उनका यूनियन ऐसे लिखा है, मतलब ये फॉर्मूला उसी की तरह ये भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये फॉर्मूला लिखा भी है ना। दूसरा आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी। अब बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, इसको समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली 2 मतलब ए बी सी में से 2 एक साथ हो, तो दोनों एक साथ होंगे, कब होगा वो, जब वो रीजन 2 आ जाए या 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए, 2 आ जाए 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली 2 कब होगा, जब ये और ये, 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तीनों के तीनों हो जाएंगे। अरे आ रही बात समझ में? तो हमें ये निकालना है, तो हमने इसलिए इसके लिए क्या किया, ए इंटरसेक्शन भी ऐड किया, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी ऐड किया और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी हमने ऐड कर दिया। तो इस केस में ये वाला रीजन ये और ये ऐड कर दिया। हमें कौन सा नहीं चाहिए, 7 7 कितनी बार ऐड किया आपने, 3 बार, तो 3 बार आप क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो काम आपका हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही हम आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी, एटलीस्ट 2 में क्या हो गया कि दोनों हो जाए या फिर तीनों हो जाए, मतलब ये आपसे इस केस में पूछ रहा है, इसको लिख लिया होगा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम। एटलीस्ट 2 का मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ हो जाए, मतलब रीजन 2 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 6 भी चलेगा और 7 भी चलेगा, मतलब एटलीस्ट 2 होना ना, तो तीनों एक साथ होगा, वो भी चल जाएगा। तो इसमें भी वही होगा कि ए और बी को ए इंटरसेक्शन बी, या ऐसा हम लिख दे समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो 7 है कितनी बार आया, 3 बार, ये लिखा हुआ है ना, एक ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी। 7 कितनी बार आया, 3 बार, हमें चाहिए कितनी बार, 1 बार, तो माइनस कितनी बार करना है, 2 बार। आगे बात समझ में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1, ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 मतलब या एग्जैक्टली ए हो, एग्जैक्टली बी हो, एग्जैक्टली सी हो। तो एग्जैक्टली ए हो मतलब रीजन नंबर 1, एग्जैक्टली बी हो रीजन नंबर 3, एग्जैक्टली सी हो रीजन नंबर 5। तो हमें ये चाहिए 1 3 5। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क समझ में आ गया। एटलीस्ट 1 मतलब इसमें वो भी हो रहा था जो ए और बी दोनों साथ में हो रहे हैं, या फिर तीनों साथ में हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा था। इसमें क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 मतलब या सिर्फ ए होगा या बी होगा या सी होगा।
कोई भी दो और कोई भी तीन एक साथ नहीं हो सकते, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए, 1 3 5। तो इसके लिए 1 3 5 के लिए हमें ए तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो समेशन ऑफ, या ऐसे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसमें ये वाला रीजन आ रहा है, ए को जब हमने किया तो ये वाला रीजन एक बार आया, बी को जब ऐड किया तो ये वाला दो बार आ गया। चाहिए कितनी बार, हमें एक बार भी नहीं, तो हमने क्या कर दिया, दो बार माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही हम क्या करेंगे सभी के लिए, तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ई। अच्छा, समझने के लिए चलो पूरा लिख लेते हैं हम, 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी एंड 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ में। तो ये तो हमने कौन सा हटा दिया, ये वाला रीजन। अब एक बार जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, 7 इसमें एक बार आया, इसमें एक बार आया, इसमें एक बार आया। टोटल आपने ऐड कितनी बार किया, 3 बार। सब्ट्रैक्ट कितनी बार, ए इंटरसेक्शन बी में एक बार आया तो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर -2, इधर -2, इधर -2, टोटल कितना हो गया, -6। तो आपने 3 टाइम्स ऐड किया था और 6 बार माइनस कर दिया। हमें चाहिए कितनी बार, एक बार भी नहीं, तो न्यूट्रल तो करना पड़ेगा ना। तो न्यूट्रल के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 3 बार ऐड कर दिया, तो 3 + 3 6 - 6 0, मतलब एक बार भी नहीं आया। आप फॉर्मूले रटना मत, इतनी एनर्जी खर्च करके इसलिए बता रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और रटोगे तो पक्का भूल जाओगे। समझो इसको, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, हमें सिर्फ ये चाहिए था ना, तो इसको हमने इसको ऐड किया और इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो ये वाला पोर्शन कितनी बार आया, कि ए और बी के ऐड करने से 2 बार आया, तो हमने 2 बार माइनस कर दिया। मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको एंड में देखा हमने। ऐसे ही ये वाला रीजन बी और सी को ऐड किया, 2 बार आया तो 2 बार माइनस हो गया। ऐसे ही ये वाला 2 बार माइनस कर दिया। अब 7 को देखा तो ये 3 बार ऐड किया, 6 बार माइनस कर दिया, तो 3 बार फिर हमने ऐड कर दिया न्यूट्रल करने के लिए। आगे बात समझ में। और कुछ बच रहा है क्या, इसमें देख लेते हैं हम। समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, या ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रीजन नंबर 8 की, या इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब कोई भी ए ना हो, ना ही बी हो, ना ही सी हो। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, हमें रीजन कौन सा चाहिए, 8, तो 1 हो जाएगा 1 + 2, 1 से लेके 8 तक, उसमें से हमने कौन सा माइनस कर दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में 1 से लेके 7 तक रीजन है, 1 में 1 से लेके 8 तक है, तो माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा, 8 बचेगा क्या, जो हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ते हैं तो हम फिर बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 में समझ में आया, हमें कौन कौन सा रीजन चाहिए था भाई। एग्जैक्टली 2 में मतलब दोनों दो, एग्जैक्टली दो एक साथ हो, मतलब ये वाला और ये वाला। तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, सबको ऐड किया। ठीक है, अब उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो 3 बार आ गया, तो 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एटलीस्ट 2 में क्या हुआ, हमें एक बार चाहिए था तो 3 बार आया, एक बार 2 बार माइनस कर दिया। ठीक है, so now question number 36 देखो, ABC are 3 horses participating in a race. The odds in favor are 1:4, 1:3, 2:5 respectively. If a dead hit is not possible, find the probability that one of them wins the race. डेड हिट का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि आप एक ही समय पर वो जैसे लाइन जो विनिंग लाइन होती है ना उसको क्रॉस करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो ट्रॉफी है या जो प्राइज है वो अमाउंट हाफ हाफ करना पड़े। डेड हिट समझ में आ गई बात, समझ में, या ऐसे हम सिंपली बोल दे कि गेम ड्रॉ नहीं हो सकता, मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक ही जीतेगा, 2 जीते या 3 जीते इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 36 में कि आपके पास ABC 3 हॉर्स है। ठीक है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर बोला है तो 1/5,
बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/7, ठीक है। डेड हिट पॉसिबल नहीं है, तो आपसे पूछा है दैट वन ऑफ देम विंस द रेस, तो हमसे क्या पूछा है, कम से कम एक जीते। वन ऑफ देम मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि कम से कम एक जीते, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे क्या पूछा गया है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। तो वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी हमने देखा था, नहीं याद हो तो आप ऐसे याद रखना, इन तीनों को ऐड किया, ये वाला हमें चाहिए एक बार, ये वाला हमें चाहिए एक बार, तो एक बार माइनस कर दिया। अब इसकी बारी आती है तो 3 बार ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक बार अलग से ऐड कर दिया। रटना नहीं है, इतना अच्छे से बताया गया है, रटोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी। रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, समझना और याद रख, समझ जाओगे तो आप आगे कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने बोला कि कोई भी एक साथ, कोई भी दो हॉर्स जो है वो एक साथ नहीं जीत सकते, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों एक साथ जीते वो भी 0, तीनों एक साथ जीते वो भी 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सिंपल, ये आंसर आ गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई फॉलोइंग इवेंट्स आर डिफाइंड, और ए बोला है ऑड नंबर टर्म्स ऑफ, तो ऑड नंबर हो गया 1 3 5, बी बोला है नंबर डिविजिबल बाय 3 दैट इज 3 and 6, और मल्टीपल ऑफ 3 एक ही बात है सी, और नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो वो हो गया 1 2 3 4। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम अकर, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम अकर, अभी हमने देखा था एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी, तो वो हो जाता है एग्जैक्टली 2 चाहिए, मतलब हमें ये वाला रीजन, ये वाला चाहिए, तो इसको हमने ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी सी, सी ए या ए सी, और ये जो तीनों का कॉमन रीजन है उसको ये 3 बार ऐड किया, तो 3 बार आप माइनस कर दो, क्योंकि हमें एक बार भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब ए भी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अरे भाई एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, हमें आउटकम ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 3, टोटल कितने नंबर से आउटकम 6, तो 1/6। बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से कॉमन आ गया 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा कॉमन है 1 and 5, 1 and 3, और इधर 1 and 3, तो ये हो गया 2/6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट कॉमन आ रहा है 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये आपका हो गया 4/6 माइनस 3/6 दैट इज 1/6, तो आपका आंसर आ गया इसमें 1/6। आगे बात समझ, बहुत ही सिंपल है। अरे एग्जैक्टली अभी बताया था ना फॉर्मूला, बस वो फॉर्मूला लगाया हमने। और ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा, मतलब आउटकम आपको 3 चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। बी इंटरसेक्शन सी मतलब आउटकम आपको 3 चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ए इंटरसेक्शन सी मतलब आउटकम कौन सा आ गया 1 और 3 चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6। ओके ठीक है भाई। ओके सो अब हम कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट, अभी तक हमने देखे हैं कि दो आपके पास इवेंट्स है, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट कब होगा तब बात की थी। अब मान लो 2 से ज़्यादा हो गए तब बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, कुछ पॉइंट्स करके लिख लेते हैं हम, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एमी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो यदि पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 3 इवेंट है आपके पास ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 5 एंड बी इंटरसेक्शन सी शुड बी 5, और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या होना चाहिए 5। ये हो गया आपका पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब ए और बी में भी कोई कॉमन नहीं है, और बी और सी में भी नहीं, ना ही ए और सी में है, तो इस टाइप का यदि है आपका, तो ये आपका पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी ये तीनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। बट यदि इसके कन्वर्स की बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यदि ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या ये पेयर वाइज भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे क्या?
तो दिस डजंट इम्प्लाई दैट यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई है तो हम यहां से नहीं बोल सकते कि वो भी पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ए और बी मान लो ये ले लिया हमने, ठीक है, और सी इस टाइप से हो जाए ऐसे, तो इसमें कोई भी कॉमन है क्या? बट ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा, या फिर ऐसा बोल दे हम ए बी सी, तो तीनों का इंटरसेक्शन तो फाई है। क्या ए इंटरसेक्शन सी फाई है क्या? बिल्कुल। बी इंटरसेक्शन सी फाई है, बट ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, ठीक है। तो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ए बी सी का इंटरसेक्शन फाई मिलेगा, बट ए बी सी का इंटरसेक्शन फाई है तो वो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि ऐसा है तो इट डजंट इम्प्लाई दैट पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी होंगे वो, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, या इंटरसेक्शन तीनों का इंटरसेक्शन फाई है, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन सी आपको मिलेगा, यहां भी वही हो रहा है। आगे बात समझ में? अब ये नहीं बोला जाए कि ये होगा तो ये कभी नहीं होगा, बट हम बोल रहे हैं कि इन जनरल पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यदि 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स, if 3 events are mutually 3 events are pairwise independent, ठीक है। 3 events are called pairwise independent if आपके पास इवेंट्स है ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? पी ए इंटू पी बी, तो ए और बी भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सिमिलरली बी एंड सी ये भी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी, ठीक है। यदि 3 इवेंट है, यदि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो हमें पेयर वाइज इंडिपेंडेंट की बात चल रही है यहाँ पर। 3 events are called pairwise independent if P A intersection B should be this. Similarly, B intersection C and A intersection C. मतलब A B भी इंडिपेंडेंट हो, B C भी इंडिपेंडेंट हो और A C भी इंडिपेंडेंट हो। आगे बात समझ गए? कंफ्यूज मत होना एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में, ये दोनों हम एक साथ इसलिए बता रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन का रास्ता ना रहे। ये कहानी बिल्कुल अलग है, कई बार बता चुके हैं, और इंडिपेंडेंट वाली एक्सक्लूसिव वाली कहानी और इंडिपेंडेंट वाली कहानी दोनों अलग अलग चीजें, कभी साथ में लेके सोचो ही मत उसको। आगे बात समझ में? तो 3 events are called pairwise independent if ये तीनों इक्वेशन होल्ड करे तो, ठीक है। नाउ 3 events are called mutually independent। अच्छा, ऊपर के पॉइंट पर इसमें फर्क क्या है? यहाँ पेयर वाइज बोला है, यहां पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की, ठीक है। So 3 events are called mutually independent if each possible pair of events are 3 events are called mutually independent if each possible pair of events बोलना सही नहीं होगा, if each पेयर बोलने में गड़बड़ी हो जाए क्योंकि 3 लेंगे, तो इसको इफ ईच पॉसिबल सबसेट्स, हाँ, इफ ईच पॉसिबल सबसेट्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये क्या बोला गया है कि 3 इवेंट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब ये फॉलो करेगा। और वो तीनों ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? जब जितने भी इवेंट्स उनके सबसेट पॉसिबल है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो। कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी ये हो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट हो। बी इंटरसेक्शन सी ये भी इंडिपेंडेंट हो, और ए इंटरसेक्शन सी ये भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम
ये वाला पॉइंट भी जोड़ेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो ये यदि 3 फॉलो कर रहा है तो वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, और ये चारों यदि फॉलो कर रहा है तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। सिंपल फंडा है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे भाई बस समझ में। तो हमने वहां पर एक वर्ड यूज किया था, सबसेट ऑफ इवेंट्स। तो 3 इवेंट है तो क्या हो सकते हैं कि 2 एक साथ ले हम। 2 एक साथ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 में से 2 लेना आपको, 3C2, तो टोटल 3 केसेस बनेंगे, और तीनों के 3 एक साथ ले ले तो एक केस ये वाला बना। ठीक है, अब इसी को हम इन जनरल यदि बात करें, पॉइंट नंबर 5 कि आपके पास इफ देयर आर n इवेंट्स, मतलब A1 A2 A3 ऐसे कितने हैं? n इवेंट्स है आपके पास। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, मतलब कितनी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए। तो n इवेंट है, अब इसको ऐसे समझो, आपके पास 3 इवेंट है तो 2 एक साथ लिए, फिर 3 एक साथ लिए। 4 इवेंट होते तो क्या करते कि पहले 2 एक साथ लेते, तो कितने तरीके से लेते? 2 एक साथ 4C2 से, 3 एक साथ लेते तो 4C3 से, 4 एक साथ लेते तो 4C4, एक तरीका। तो ऐसे आपके पास n इवेंट्स है, तो n में से हमने 2 कोई लिए, उनको चेक करेंगे। मतलब जैसे A1 A2 an है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ऐसे A2 A3 लेते, A1 A3 लेते, तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? NC2। समझ में आ गई बात? फिर हम 3 लेंगे उसमें, फिर 4 लेंगे, ऐसे ही n में से फिर n लेंगे। तो ये आपका होगा 2 पावर n। कौन कौन सा मिसिंग है? NC0 दैट इज 1, और NC1 दैट इज n, वो वाला मिसिंग है ना। अरे ये आता होगा, NC0 से लेके NCn तक का सम कितना होगा? 2 पावर n। तो उसमें इसमें मिसिंग है ना वो वाला, कौन कौन सा? NC0 और NC1। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस इतनी बनेगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि मान लो आपके पास 5 इवेंट्स हैं, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए आपको कितनी कंडीशन कितने चेक करना पड़ेगा? वो हो जाएगा 2, n की जगह रख दो 5 -1 -5, तो ये हो गया 32 - 6 दैट इज 26। तो टोटल 26 कंडीशंस बनेगी आपको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। आई बात समझ में? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? लेट अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस एंड डिफाइन फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, बी है, सेकंड टॉस रिजल्ट्स इन हेड, सी है, देयर इज एटलीस्ट वन हेड। फाइंड वेदर इवेंट्स ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और नॉट, और दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 37 है। सबसे पहले तो आप देखो कि सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? 2 फेयर कॉइन को आप, सॉरी, फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अच्छा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक बार टॉस करो, एक ही समझना, मैं 2 कॉइन को ले लूं, उनको टॉस करूं, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है भाई? क्योंकि जैसे मैंने पहले टॉस किया एक कॉइन को, उस पर जो आउटकम आ रहा है, सेकेंड पे जब थ्रो करूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या पहली बार जो टॉस किया उससे? तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर दो, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या होगा? इस क्वेश्चन का यहां से कोई रिलेशन नहीं है, बट ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले हेड आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों में टेल आ जाए, तो यही आपका सैंपल स्पेस पॉसिबल है। अब इवेंट ए जो है, ए क्या बोला? फर्स्ट पर हेड आ रहा है, तो हेड टेल हो गया या फिर हेड हेड हो गया। आगे बात समझ में? बी सेकेंड पर हेड आ रहा है, तो पहले पर भी हेड आ सकता है, पहले पर टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। सी क्या बोला है? देयर इज एटलीस्ट वन हेड, तो दोनों हेड हो गए तभी चलेगा। पहले पर हेड दूसरे पे टेल, पहले पर टेल दूसरे पे हेड, मतलब टेल टेल वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो हमें पेयर वाइज इंडिपेंडेंट देखना है ना, और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका? इन दोनों में कॉमन क्या है? हेड और हेड। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? दोनों में कॉमन हेड हेड और टेल हेड, हेड हेड एंड टेल हेड। ठीक है, एंड नाउ ए इंटरसेक्शन सी, ए इसमें और इसमें क्या कॉमन है? हेड हेड और हेड टेल, हेड टेल और
हेड हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, टोटल कितने आपके पास आउटकम्स है, 4 इक्वली लाइकली है, और इसमें कितने हैं, 2, तो 2/4 दैट इज हाफ। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए भी यही होगा, और सी के लिए क्या होगा, ये हो गया आपका 3/4, टोटल 4 है, ये 3 है। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो गया, कितना है, 1, इसमें एक ही है ना, टोटल 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। क्या ये पीए इंटू पीवी के बराबर है क्या, तो पीए इंटू पीवी होगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, बिल्कुल ये बराबर है। ठीक है, अब ऐसे हमने चेक किया बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, 2/4, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर है क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 3/4, तो ये हो गया 3/8, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो है किसके बराबर है, 3/8 के बराबर, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये आपके पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं हुए, पेयर वाइज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में तो हमें एक एक्स्ट्रा चेक करना पड़ता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पीवी इंटू पीसी, बट ऊपर की 3 कहानियां तो होनी चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है और ना ही म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, वो भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। में बोला गया है लेट अ बॉक्स कंटेन्स 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को हमने बोला D और नॉन डिफेक्टिव को बोला हमने N। ठीक है, बल्ब एंड 2 आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, एक को निकाला फिर वापस रख दिया, मतलब फिर आपके पास टोटल 100 बल्ब्स है, उसमें से निकाल रहे हैं। डिफाइन इवेंट, फर्स्ट इज डिफेक्टिव, ओके, तो ए आपका हो गया फर्स्ट इज डिफेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि आपके पास एक बॉक्स में 50 डिफेक्टिव और 50 नॉन डिफेक्टिव है। अब बल्ब हम आइडेंटिकल ले या डिफरेंट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी में, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, 50 डिफेक्टिव है, टोटल 100 है, तो 50/100 दैट इज हाफ, और नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अरे ये बात समझ में आ रही है, डिफेक्टिव मतलब 100 बल्ब्स है, उसमें से एक डिफेक्टिव लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50/100 दैट इज हाफ, नॉन डिफेक्टिव लेने की 50/100 दैट इज हाफ। ओके, तो ए आपसे क्या बोल रहा है, तो यहां पर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव इक्वली लाइकली इवेंट्स है, और उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास लिखी हुई है, ये बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट बोला है डिफेक्टिव है, फर्स्ट इज डिफेक्टिव, तो पहला डिफेक्टिव हो दूसरा डिफेक्टिव हो जाए, या पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव। बी बोला गया है सेकेंड इज नॉन डिफेक्टिव, तो सेकेंड नॉन डिफेक्टिव है, तो पहला डिफेक्टिव हो जाए या फिर नॉन डिफेक्टिव हो जाए। सी बोला गया है आइदर बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, तो ये है। ठीक है, तो फाइंड वेदर दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और बोथ। ठीक है, तो हो जाओ चालू, जैसे वहां किया था यहां भी करना है वही। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका भाई, ए इंटरसेक्शन बी में आ गया डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ये वाला। बी इंटरसेक्शन सी में नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी में डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ है, बात को समझना। तो सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं, सैंपल स्पेस में आपके पास क्या क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो जाए दोनों, या दोनों नॉन डिफेक्टिव हो जाए, पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव, या पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव। तो ये सैंपल स्पेस आपके ये आ रहा है। अब इसमें 2 डिफेक्टिव आए, 2 नॉन डिफेक्टिव आए, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ये जो चारों इवेंट्स है, जो चारों आउटकम है आपके,
वो इक्वली लाइकली है, ये बात समझ में आती है। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, दोनों डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसका मतलब सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्या इसमें, सैंपल स्पेस में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं, टोटल आपके पास 4 है, यहाँ पर कितने फेवरेबल केसेस है 2, तो 2/4 इज नथिंग बट हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी यही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि वो म्यूचुअली पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा भाई, एक फेवरेबल है, टोटल कितने हैं 4, तो ये 1/4। क्या ये पी इंटू पी बी के बराबर है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि पी ए और पी बी प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ 1/4। बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, इसमें भी एक एलिमेंट है 1/4। क्या ये पी बी इंटू पी सी के बराबर है क्या, तो बिल्कुल है। ए इंटरसेक्शन सी भी 1/4 हो रहा है, क्या ये पी ए इंटू पी सी के बराबर है क्या, तो बिल्कुल है। तो ये यहां से हम बोल सकते हैं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है इन तीनों से। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए हमें एक और देखना पड़ता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ आएगा क्या, यहाँ डिफेक्टिव डिफेक्टिव, यहाँ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, और इधर नहीं है वो, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। सो दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है बट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। आगे बात समझ में। सो दीज आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इसके बराबर आ जाता तो हम बोल देते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है देखो। अच्छा, ये बात समझ में आ गई थी ना, वही है कि जितने भी आउटकम आ रहे हैं डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, सारी इक्वली लाइकली है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, 39 1/4 कैसे, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। 39 है, लेट टू फेयर कॉइन्स आर टॉस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर ऑन फर्स्ट और ऑन सेकेंड टॉस। सॉरी, टॉस नहीं बोलेंगे, 2 फेयर कॉइन है, तो फर्स्ट कॉइन पर या फिर सेकंड कॉइन पर, ये पूछ रहा है। तो हेड जो है फर्स्ट पे आए या फिर सेकंड पे आए, तो फर्स्ट पर हेड यूनियन सेकंड पर हेड, ये पूछा गया आपसे। मतलब 2 कॉइन है, कॉइन 1 और कॉइन 2, उसका नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है। मैंने अभी बताया था कि 2 कॉइन को एक साथ फेंके या एक कॉइन को बारी बारी करके फेंके, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 2 कॉइन को एक साथ फेंका गया, तो एक कॉइन 1 हो गया, एक कॉइन 2 हो गया। तो वो बोल रहा है तो कॉइन 1 पर हेड आए या फिर कॉइन 2 पर हेड आए, तो आपसे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 वाला केस है क्या, हेड अकर ऑन एटलीस्ट फर्स्ट कॉइन या फिर सेकेंड कॉइन। तो आपसे ये पूछा गया है, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन फर्स्ट कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन सेकेंड कॉइन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड अकर ऑन सेकेंड कॉइन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर। अब ऐसे समझो कि 2 कॉइन है आपके पास, कॉइन नंबर 1 कॉइन नंबर 2, इसको मैंने टॉस किया, इस पर हेड टेल आए, फिर इस कॉइन को टॉस किया, इस पर हेड टेल आए, तो इस पर हेड आए या ना आए, इसके हेड आने या ना आने पे फर्क पड़ेगा क्या, मतलब दोनों जो इवेंट है, आप बोल सकते हो कि दोनों जो है वो म्यूचुअली दोनों बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि इसको हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन फर्स्ट कॉइन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अकर ऑन सेकंड कॉइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड पर 1/2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 - 1/4 दैट इज 3/4। आगे बात समझ में, मतलब फर्स्ट कॉइन पर जो आउटपुट आए, सेकंड कॉइन पर जो आउटपुट आएगा, दोनों आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया। आगे बात समझ में, तो कहीं कहीं तो आपको जैसे दे रखा होता है तो फिर हम लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पर ये समझ में भी आना चाहिए कि ऐसा कैसे लिखा है हमने।
ठीक है, इसका और लिखा है तो एक और सॉल्यूशन है, ये यदि ये समझ में नहीं आता है तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट पर हेड आए या फिर सेकंड पे आए, तो इसका मतलब कि हेड पहले पे आ जाए तो दूसरे पे टेल भी चल जाएगा, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड चल जाए, या फिर दोनों पर हेड आ जाए तो भी चल जाएगा। तो ये आपका इवेंट हो गया जो उसने पूछा है। सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा भाई, पहले पर हेड आया दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे हेड या फिर दोनों पर टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, सिंपली इवेंट ई की टोटल 4 केसेस सारे इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली है क्योंकि हेड की आने प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की आने प्रोबेबिलिटी हाफ, तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही। तो फेवरेबल केस कितने हैं 3, तो 3/4, ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, ठीक है, समझ में दोनों आना चाहिए। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 39। ओके।